रीबर्थ ऑफ मिस्टीरियस डेविल किंग एपिसोड 15। उसकी आवाज में शिकायत भी थी, नाराजगी थी, हैरानी थी। वही सत्या उसके बाद का जवाब बड़े अटपटे ढंग से देते हुए अपने होठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट लिए। क्योंकि किसी को कुछ चीज पूरी करनी थी प्रिंसेस, कहते हुए वो मुस्कुरा देता है। वही उसकी बात को सुनकर कियारा थोड़ा अजीब लगता है। वो उसकी तरफ देखकर ना समझ में, मतलब आप क्या कहना चाहते हैं? सत्या इस पर बस मुस्कुरा देता है, जिससे कियारा को समझ में आ जाता है कि सत्या उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देने वाला है, जिसकी वजह से वो अपना सर हिलाकर उससे दूर होने लगती है। तभी सत्या उसके ऊपर आ जाता है, जिससे वो अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर लेती है। सत्या कियारा के बालों को उसके कान के पीछे करके, क्या मेरी प्रिंसेस ने कल मुझे याद किया? सत्या की बात पर कियारा अपना सर हिला देती है, तो सत्या उसके होठों पर अपने होठों को रखकर धीरे से उसे किस करते हुए, तो फिर मुझे कॉल क्यों नहीं किया? ये सुनकर कियारा बड़ी मासूमियत से, क्योंकि मुझे लगा आप बहुत बिजी होंगे। वैसे आप कितने बजे आए? सत्या मुस्कुराते हुए, जब तुम गहरी नींद में थी। वैसे मुझे पता नहीं था कि मेरे ना होने से तुम्हारे चेहरे पर का सुकून चला जाता है। लगता है आदत होने लगी है प्रिंसेस मेरी तुम्हें। नॉट बैड, इंटरेस्टिंग। कहते हुए उसके बाल जो उसके चेहरे पर आ रहे थे, उसके कान के पीछे करके उसकी आंखों में देखकर अपने होठों पर एक हल्की सी तिरछी मुस्कुराहट लिए। यू आर एफेट कंग अडोरेबल एंड अडोरेबली एफेट कबल। कहते हो वो उसे एक आंख मार देता है, तो कियारा आंखें छोटी करके, मुझे तो लगा नहीं था, क्या आप ऐसे भी बातें कर सकते हो? सत्या उसकी बात पर वैसे ही मुस्कुराते हुए, तारांकन जो चीज लगती नहीं है वही असल में होती है। इंसान को समझना बहुत मुश्किल होता है। द कॉम्बिनेशन ऑफ मास्टरमाइंड विद इनोसेंट एंड ब्यूटिफुल फेस इज वेरी परफेक्ट, राइट प्रिंसेस? हम उसके बात को सुनकर कियारा कुछ नहीं कहती, बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा है, बस उसकी आंखों में देखने लगती है। तो सत्या उसके चेहरे को देखकर मुस्कुरा देता है। वो आगे बढ़ने ही वाला था कि कियारा उसके सीने पर हाथ रखकर अपनी आंखें बड़ी बड़ी को करते हुए, मैं पीरियड्स में हूं और इस समय, कहते कहते वो अपना चेहरा नीचे झुका लेती है। तो फिर से बहुत ही ज्यादा शर्मा रही थी। और वही उसकी बात को सुनकर सत्या उसकी रेड नोज को अपनी 2 उंगलियों में पिंच हुए। रॉन्ग प्रिंसेस रॉन्ग, मुझे लगा नहीं था कि तुम मेरे बारे में ऐसा भी सोच सकती हो। वैसे मुझे पता है इस समय कब क्या करना है। मैं तो तुम्हें फ्रेश होने के लिए वॉशरूम तक ले जाने वाला था, पर तुमने तो मुझे डिसअपॉइंट कर दिया। कहते हुए वो उसके बालों को सहलाकर वहां से चला जाता है। वही कियारा उसके बात सुनकर पूरी तरह से उदास हो जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सत्या की बातों का उसे पर इतना गहरा इफेक्ट क्यों हो रहा है। वो गहरी सांस लेकर अपना सर हिला देती है और वॉशरूम की तरफ चले जाते हैं। जब वह वॉशरूम से बाहर आते हैं, तब भी उसे सत्या नहीं मिलता है, जिससे वह पूरी तरह से और उदास हो जाते हैं। वो सोचकर वहां से चली जाते हैं। जब वो बाहर आती है, तब भी वहां पर सत्या नहीं मिलता है, जिससे वो नीचे हॉल की तरफ बढ़ जाते हैं। जैसे ही वो हॉल में आती है, वैसे ही उसे सामने पवित्र मिलती है, जो बैठी गंगा जी से कुछ बात कर रही थी। गंगा जी जब कियारा को देखती है, तो उसे अपने पास बुला देती है, जिससे पवित्र का चेहरा पूरी तरह से फीका पड़ जाता है। वही कियारा गंगा जी को देखकर मुस्कुराते हुए उनकी तरफ बढ़ जाती है। वो उनके पास आज जाकर उनके साइड में बैठ जाती है। तो गंगा जी उसके बालों को सहलाते हुए, तो कल का दिन कैसा रहा? वैसे मुझे तो पता है बहुत अच्छा हुआ होगा। कियारा इस पर अपना सर हिलाते हुए, सच में कल का दिन बहुत अच्छा था। पवित्र इस पर अपना सर हिलाते हुए कियारा की तरफ देखकर उसे ताना मारते हुए, हाँ, कैसे नहीं आता? आखिर इतनी सारी छूट जो तुम्हें मिल पा रही है, हमें तो ऐसी छूट मिल नहीं रही थी। हमारे तो पति ने कभी हमें ऐसी छोड़ दी नहीं थे। और रात रात को तो हम कभी बाहर रहे ही नहीं थे, क्योंकि मिस्टर राणा को अपनी बीवी पर भरोसा ही नहीं था। इसकी वजह से वह रात भर बाहर भेजते ही नहीं थे। अब हर कोई तो मिसेज राणा नहीं होती है ना। लोग चाहे कुछ भी कह ले, पर सत्या राणा अपनी बीवी को बहुत अच्छी तरह से जानता है। तो अपना ये ज्ञान और अपनी बात अपने तक रखिए मिसेज राणा जी, नहीं तो भूल तो नहीं गई हो ना, याद दिला दूं। कहते कहते सत्या वहां पर आ जाता है। वही सत्या की बात को सुनकर पवित्र के चेहरे का रंग उड़ जाता है। और वही पवित्र के चेहरे का रंग उड़ते हुए देखकर कियारा एक गहरी सांस लेती है। तो सत्या कियारा के सर पर हाथ रखकर, प्रिंसेस बैड मैनर्स, मैंने कितनी बार कहा है तुम्हें लोगों के साथ बात करने से पहले देखा करो कि वो तुम्हारे स्टेटस से मैच करते हैं कि नहीं। वैसे तो लोग अपने एक्स्ट्रामैरिड अफेयर के लिए जाने जाते हैं। ऐसे लोगों से तुम्हें दूर ही रहना है, कितनी बार कहना पड़ेगा तुम्हें।
कहते हुए वो उसके गालों को खींचने लगता है, तो पवित्र का चेहरा पूरी तरह से फीका पड़ जाता है। वो बिना कुछ बोले वहां से चली जाती है। तो सत्या के होठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ जाती है। वही गंगा जी यह सब देख रही थी। वो ये सब देखकर एक गहरी सांस लेकर, अगर तुम्हारा हो गया हो तो ब्रेकफास्ट करने आ जाओ, आजकल तुम बहुत बुरी बातें बोलने लगे हो। सत्या ये सुनकर बड़ी मासूमियत से, इसमें मेरी क्या गलती है दादी, अब तो जानती हो ना मैं बहुत मासूम हूँ और मैं बिना वजह किसी को कुछ बोलना तक नहीं हूँ। कहते हुए वैसे ही गंगा जी के कंधे पर हाथ रखकर उसे अपने साथ ले जाने लगता है। वही गंगा जी यह सब देखकर एक गहरी सांस लेकर, कब तुम सुधरोगे पता नहीं। अब ये सब छोड़ो और यह बताओ कि कल रात के डिनर के लिए क्यों नहीं थे। सत्या कुछ सोचते हुए कियारा की तरफ देखा है, फिर मुस्कुराते हुए, आप तो जानती हो कि प्रधान कॉलेज में प्रोग्राम था और मैं वहां पर गया था। चाहे तो आप प्रिंसेस से पूछ सकती हो, कल मैं उसी के ही तो साथ था। कहते कहते सत्या बड़ी मासूमियत से कियारा की तरफ देखकर, क्या मैंने गलत कहा, प्रिंसेस में नहीं था कल तुम्हारे साथ। उसके ऐसे मासूम भरे चेहरे को देखकर कियारा अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर लेती है। फिर गंगा जी को देखते हैं जो उसे ही देख रही थी, तो कियारा अपना सर हाँ में हिलाते हुए, ये कल कॉलेज के प्रोग्राम में आए थे। गंगा जी यह सुनकर मुस्कुराते हुए, तो तुम दोनों ने एक साथ बहुत एंजॉय किया होगा। वैसे मैं सोच रही हूँ तुम दोनों को कहीं हनीमून के लिए बाहर भेज दूं। क्या कहते हो। वैसे भी नई नई शादी हुई है, तुम दोनों को कहीं बाहर भी जाने को नहीं मिल रहा होगा, और यहाँ पर तो पूरा परिवार होता है, कुछ करने को मिल नहीं रहा होगा। आखिर तुम दोनों जवान हो और इस उम्र में नहीं करोगे तो क्या हमारी उम्र में करोगे। कहते हुए वो सत्या की तरफ देखा है, तो सत्या अपना सर हिलाते हुए, मैं जाना तो चाहता हूँ दादी, पर क्या है ना, आपकी बहू के एग्जाम्स आने वाले हैं। अगर वो एग्जाम खत्म हो जाए तब हम इस बारे में सोचेंगे। कहते कहते वो शांत हो जाता है। वही उसकी बात को सुनकर गंगा जी अपना कर हिलाते हुए, अगर तुम दोनों की यही इच्छा है तो मैं भी क्या कर सकती हूँ, पर मैं यही चाहूंगी कि तुम दोनों बस एक साथ रहो और खुश रहो। इसके अलावा तुम मुझे कुछ चाहिए भी नहीं। कहते हुए वो उसे अपने साथ ले जाने लगते हैं। सभी बैठ जाते हैं डाइनिंग टेबल पर। तभी गंगा जी चेरी को डाइनिंग टेबल पर ना देखते हुए, ये चेरी बेटी कहाँ पर चली गई, आज उठी नहीं है क्या, आज स्कूल में छुट्टी है। प्रिंस तब तक वहां पर आ जाता है। वह भी गंगा जी की बात सुनकर अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है। तभी अंश वहां पर आते हुए मुस्कुराकर, वो दादी आज उसे जल्दी स्कूल जाना था तो मैंने उसे जल्दी छोड़ दिया है, आप टेंशन मत लीजिए, उसने ब्रेकफास्ट कर लिया है, मैं भी उसे छोड़कर ही आया हूँ। कहते हुए वो अपनी चेयर पर बैठ जाता है। तो वही उसकी बात सुनकर प्रिंस के हाथों की मुठियां बन जाती है। वो एक गहरी सांस लेकर कुछ सोचते हुए अपनी जगह पर जाकर बैठ जाता है, पर अपनी जानलेवा नजरों से वो अंश की तरफ देख रहा था, जिसने एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा था। वही यह सुनकर मान्यता मुस्कुराते हुए, अच्छा किया तुमने उसे स्कूल छोड़ दिया, वैसे भी यहाँ से उसका स्कूल बहुत ज्यादा दूरी पर है, तो उसे भी जान में बहुत तकलीफ होती होगी। गंगा ये सुनकर अपना सर हिला देती है। वो कुछ सोचते हुए अंश की तरफ देखकर, अंश बेटा मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, और मान्यता और संजय तुम दोनों से भी कुछ जरूरी बात है। जब ब्रेकफास्ट कंप्लीट हो जाए तो तुम तीनों मुझे स्टडी रूम में मिलो। गंगा जी की बात सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर गंगा जी ऐसा क्यों बुला रही है, पर कोई कुछ नहीं कहता, वो बस अपने सर हिला देते हैं। सभी अपना अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट करने में लग जाते हैं। तभी कियारा कुछ सोचते हुए सत्या की तरफ देखने लगते हैं, जो इसकी तरफ देख रहा था। तभी संजय कुछ सोचते हुए जयवंत की तरफ देखकर, पापा आज तपिश रंधावा की पार्टी है और उसने हमें इनवाइट किया है, तो क्या हमें जाना चाहिए कि नहीं। किया राजू सत्य की तरफ देख रही थी। वो संजय के सवाल को सुनकर हैरान हो जाती है। वह हैरानी से सत्या की तरफ देखती है, जो अपनी तिरछी नजरों से उसे देखकर ही मुस्कुराए जा रहा था। गंगा जी की बात सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर गंगा जी ऐसा क्यों बुला रही है, पर कोई कुछ नहीं कहता, वो बस अपने सर हिला देते हैं। सभी अपना अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट करने में लग जाते हैं। तभी कियारा कुछ सोचते हुए सत्या की तरफ देखने लगते हैं, जो इसकी तरफ देख रहा था। तभी संजय कुछ सोचते हुए जयवंत की तरफ देखकर, पापा आज तपिश रंधावा की पार्टी है और उसने हमें इनवाइट किया है, तो क्या हमें जाना चाहिए कि नहीं। किया राजू सत्य की तरफ देख रही थी। वो संजय के सवाल को सुनकर हैरान हो जाती है। वह हैरानी से सत्या की तरफ देखती है,
जो अपनी तिरछी नजरों से उसे देखकर ही मुस्कुराए जा रहा था। वही उसे ऐसे मुस्कुराते हुए देखकर कियारा हैरान हो जाते हैं। उसे कुछ समझ नहीं आता है, तो सत्या बस मुस्कुराहट में लगता है। और वही जयवंत ये देखकर कि सत्या के ऐसे कियारा को देखकर मुस्कुराए जा रहा है, वो अपने गहरी आवाज में, लगता है मौसम बदलने वाला है, किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट आने लगी है। अब पता नहीं यह मुस्कुराहट किसी को क्या क्या देती है। कहते कहते जयवंत अपना ब्रेकफास्ट करने लगता है, और वही सत्या जयवंत की बात सुनकर वैसे ही अपनी गर्दन तिरछी करके जयवंत की तरफ देखने लगता है। तो जयवंत गहरी सांस लेकर, तुमने सुना तो होगा कि संजय ने क्या कहा है, अब तुम क्या करोगे? घर का हेड मैं हूं या आप मिस्टर जयवंत राणा, और वैसे भी आपकी फैमिली है। आप जाने क्या आपको कहाँ जाना है या ना जाना है। जहां तक मुझे पता है अभी तक तो मैंने किसी के हाथ पैर तो नहीं बंधे हैं। जिसको जो करना है वो कर सकते हैं, पर मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं है, मैं तो अपने फ्यूचर प्लानिंग के लिए बिजी हूं। अब अपना देख लीजिए, क्यों सही कहा ना प्रिंसेस। कहते कहते वो कियारा को देखकर एक आंख मार देता है, तो कियारा बस उसे अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके देखने लगती है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि सत्या आखिर क्या कहना चाहता है। वो बस अपना सर हिला देती है। वही सत्या की बात को सुनकर संजय कुछ सोचते हुए जयवंत की तरफ देखकर, पर पापा ये पार्टी हमारे लिए बहुत फायदेमंद हो सकती है। इससे रंधावा और राणा फैमिली के प्रोफेशनल रिलेशन बना सकते हैं, जैसे कि हम उनके साथ बिजनेस करने के बारे में सोच सकते हैं। कहते हुए संजय पूरी तरह से जयवंत को कन्विंस करने का, वही जयवंत कुछ सोचते हुए सत्या की तरफ देखकर, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तुम आज पार्टी में जा ही सकते हो। तुम वैसे भी ज्यादा वक्त उस पार्टी में रहोगे नहीं, जब चाहे तब आ जाना। कहते कहते वो शांत हो जाते हैं। उनकी बात सुनकर सत्या अपनी गर्दन तिरछी करके अपने होठों पर बड़े अजीब तरह से, क्या मुझे कहीं जाने के लिए आने के लिए आपके बोलने का इंतजार करना पड़ेगा मिस्टर राणा? और मेरे ना आने से किसी को कोई फर्क पड़ता है? अगर मुझे आना हो तो मैं आ जाऊंगा। इतना भी ज्यादा कन्विंस करने की जरूरत नहीं है मिस्टर जयवंत राणा। कहते हुए सत्या अपनी जगह से खड़ा हो जाता है, और वहां से ज्यादा लगता है। वही उसकी बात को सुनकर सब एक दूसरे के चेहरे को देख रहे थे। तभी वहां पर गोविंद आ जाता है। उसके चेहरे पर हल्की हल्की सूजन थी। गोविंद को देखकर कियारा बहुत अजीब लगता है। वो जल्दी से अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट करके वहां से निकलने लगती है। कियारा डाइनिंग टेबल से निकालकर कुछ सोचते हुए अपने रूम की तरह बढ़कर अपने मन में, आखिर मेरा पति इन लोगों की रिस्पेक्ट क्यों नहीं करता है? ये तो दादाजी है, उनकी तो करनी चाहिए, पर नहीं, अन को तो नाम से बुलाता है। और उसका बिहेवियर सच में ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी मूवी में आ गई हूँ। मेरा पति यहाँ का जेलर है और यह सब कैदी। ओ माय, पता नहीं कब मैं यहाँ से निकलूंगी, बस कुछ वक्त, एक बार मेरा मकसद पूरा हो जाए उसके बाद। कहते कहते वो शांत हो जाते हैं। फिर एक जगह पर खड़ी होकर अपने दोनों हाथ आपस में जोड़ते हुए, क्या ये रंधावा के पार्टी में जाएगा? नहीं, अगर जाना होता तो हाँ बोल देता, इतना भाव नहीं खाता, पर अगर यह गया तो मुझे भी इसके साथ जाना होगा ना। कहते रहते हो अपने सरनामे हिलाते हुए वहीं पर सोफे पर बैठ जाती हूँ और बड़ी उदासी भरी आवाज में अपने मन में, बिल्कुल भी नहीं, मुझे कोई तो बहाना बनाना होगा, नहीं तो पता नहीं वहां पर जाकर क्या होगा। एक तो उनके पास मेरी तस्वीर है और किस वजह से है ये भी नहीं पता, आखिर कौन मेरी तस्वीर से वहां पर रख सकता है। कहते हुए मन ही मन परेशान और बहुत ज्यादा उदास हो चुकी थी। तभी वो महसूस करती है कि कोई दो जोड़ी आंखें उसे कब से देखे जा रही है। तो वह अपने मन में जो सवाल चल रहे थे उनसे बाहर आ जाती है और अपना सर ऊपर करके जैसे ही सामने सत्या को देती है, तो अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके उसे देखते ही रह जाती है। वही सत्या अपने दोनों हाथ पहन के पॉकेट में डाले उसकी तरफ बढ़ने लगता है। इस समय उसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं, तो पर हाँ, उसकी होठों पर एक तिरछी मुस्कुराहट जरूरी थी। और वही कियारा उसे देख रही थी, क्योंकि सत्या ने ब्लैक कलर का बिजनेस सूट पहना था और वह अपनी यूनिक वॉक साथ उसकी तरफ बढ़ रहा था, जिससे किया रब्बा उसे ही देख रही थी। उसका सारा ध्यान तो उसे पर ही था। ऐसा क्या था सत्या की उन आंखों में जो कियारा अपनी आंखें ही नहीं उसे हटा पा रही थी, तो बस बड़ी मासूमियत से उसे देख रही थी। तो सत्या उसके पास आकर नीचे झुक जाता है। तब तक कियारा अपने सैंड से बाहर आ जाती है और उसकी तरफ ही देख रही थी। तो सत्या उसके बालों को सहलाते हुए उसकी चिन को पकड़कर ऊपर की ओर करके उसकी नीली आंखों में देखकर, मुझे तो लगा था मेरी प्रिंसेस रूम में आकर मुझे किस करगी कि, पर यहाँ तो वह बैठी किसी सोच में ही है। क्या हुआ प्रिंसेस, सब कुछ ठीक तो है ना? कैसा है जो तुम मुझे बताना चाहती हो?
सत्या की बात पर कियारा कुछ सोचते हुए अपना सरना में हिलाकर बड़ी मासूमियत से अपनी नीली आंखें बड़ी बड़ी करके, कुछ नहीं, बस ऐसे ही बैठी हूं, मुझे बात नहीं समझ में आ रही है, क्या मैं आपसे पूछ सकती हूं? सत्या उसकी नीली आंखों को देखकर अपने गर्दन तिरछी करके, प्रिंसेस राणा फैमिली रिलेटेड नो क्वेश्चन, क्योंकि मैं उसका जवाब तुम्हें नहीं दे सकता, उसका जवाब तुम्हें खुद नहीं ढूंढना होगा। कियारा आपने आंखें बड़ी बड़ी करके हैरानी भरी आवाज में, क्या आपको कैसे पता चला कि मैं आपसे ऐसे सवाल पूछने वाली हूं? सत्या वैसे ही उसकी आंखों में देखकर अपनी गर्दन तिरछी करके बड़ी मासूम मुस्कुराहट लिए, क्योंकि तुम्हारी यह नीली आंखें ना सब कुछ बता देता हूं, जो तुम्हारे होठों पर नहीं है वह भी संभाल कर रखना, क्या है ना, ये बहुत मासूम है। तुम्हारे मन की बात अक्सर यह आंखें बता देता हूं मुझे, और उनसे तुम्हें खतरा भी हो सकता है। कहते हुए शांत हो जाता है और वही उसकी बात को सुनकर कियारा हैरान हो जाती है। वो बस उसे देख रही थी, पता नहीं क्यों उसकी बातों को सुनकर उसकी दिल की धड़कन बढ़ने लगती है। जिसे सत्या कुछ ऐसा बता रहा था जिसे कियारा समझना नहीं चाहती थी, पर कुछ ऐसा था जो वो समझ चुकी थी पर वह एक्सेप्ट नहीं करना चाहती थी। वही कियारा की दिल की धड़कनों की आवाज को सुनकर सत्या बड़ी अजीब तरह से मुस्कुराने लगता है। वो नीचे झुककर उसके सॉफ्ट सॉफ्ट होठों पर अपने सख्त होठ को रख देता है और बड़ी ही पैशनेट के साथ उसे किस पता है, जिससे प्यार आपके हाथ खुद ब खुद सत्या के बालों पर चले जाते हैं और वो उसके बालों को सहलाने लगते हैं। वही सत्या उसकी कमर को पकड़ लेता है और ऊपर की ओर कर देता है। ये फ्लो सत्या का था, किस की वजह से वहां पर कोई भी नहीं तो हम दोनों के अलावा। वही कियारा बस उसके बालों पर ही अपने हाथों को ले जा रही थी और उसकी किस का रिस्पांस देने की कोशिश कर रही थी। वही सत्या जब 15 मिनट के बाद कियारा आगे होठों को छोड़ता है तो वह गहरी गहरी सांस ले रही थी, जिसे वह सोफे पर बैठकर उसे अपनी गोद में बैठा लेता है और उसके बालों को सहलाने लगता है। इस समय कियारा की सांसें बहुत ऊपर चुकी थी, वह अपनी गरम गरम सर से उसके सीने पर छोड़ रहे थे। फिर उसे इसकी से बहुत ज्यादा अजीब सा महसूस हो रहा था, जैसे एक सुकून है बस अपनी आंखें बंद करके उसके सीने से लग जाती है, जैसे दुनिया में ये सबसे ज्यादा महफूज जगह हो। वही सत्या उसके बालों को सहलाते हुए उसकी सांसों को अपने सीने पर महसूस कर रहा था। इस समय उसने जरूर बिजनेस सूट पहनना हो। वो उसकी गर्म सांसों को अपने ऊपर महसूस करके सत्या गहरी सांस लेता है। वो उसे सोफे पर बैठकर खुद अपनी जगह से खड़ा हो जाता है। तभी कियारा उसका हाथ पकड़कर मासूमियत से अपनी नीली आंखें बड़ी बड़ी करके, क्या हम शाम को जाने वाले हैं कहीं? कियारा ने बहुत ही मासूमियत से यह सवाल उससे पूछा था और वही इसका जवाब सत्या अपना सर हिलाते हुए देता है और इसी के साथ उसके पकड़े हुए हाथों को अपने हाथों में पकड़कर उसे किस के वहां से चला जाता है। वही उसकी बात को सुनकर कियारा परेशान हो जाती है। उसे लगता है कि शायद सत्य रंधावा की पार्टी में जाएगा और यह सोचकर उसे बहुत ज्यादा अजीब सा महसूस हो रहा था। वो कुछ सोचते हुए वहां से अपने कमरे में चली जाती है। कमरे में आकर वो चारों तरफ देखते हैं, फिर कुछ सोचते हुए बालकनी की तरफ जाते हैं। वहां पर जाकर वो अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस लेकर हवाओं को महसूस करने लगते हैं। ठंडी हवाओं को महसूस करके वो अपनी आंख से धीरे धीरे खोल देती है और सामने का नजारा देखते हैं। नजर अब बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था। वो वहीं बैठकर सामने देखते हुए अपने दोनों हाथ अपने सर पर रखकर, पता नहीं कब तक ऐसे ही मुझे छुपाना पड़ेगा, और माँ का भी पता नहीं है कि वह कैसे है। मुझे एक बार उससे इस बारे में बात करनी होगी, नहीं तो पता नहीं माँ के साथ क्या होगा। दोस्तों, नया साल आ चुका है और आज नए साल की शुरुआत भी हो चुकी है और इसे कैसा दोस्तों, जैसे आपने मेरा साथ 2023 में दिया था वैसे ही 2024 के एंड तक मुझे आप सभी का साथ, आप सभी की दोस्ती चाहिए, ऐसे ही साथ देते रहेगा। इस समय उसने जरूर बिजनेस सूट पहनना हो। वो उसकी गर्म सांसों को अपने ऊपर महसूस करके सत्या गहरी सांस लेता है। वो उसे सोफे पर बैठकर खुद अपनी जगह से खड़ा हो जाता है। तभी कियारा उसका हाथ पकड़कर मासूमियत से अपनी नीली आंखें बड़ी बड़ी करके, क्या हम शाम को जाने वाले हैं कहीं? कियारा ने बहुत ही मासूमियत से यह सवाल उससे पूछा था और वही इसका जवाब सत्या अपना सर हिलाते हुए देता है और इसी के साथ उसके पकड़े हुए हाथों को अपने हाथों में पकड़कर उसे किस के वहां से चला जाता है। वही उसकी बात को सुनकर कियारा परेशान हो जाती है। उसे लगता है कि शायद सत्य रंधावा की पार्टी में जाएगा और यह सोचकर उसे बहुत ज्यादा अजीब सा महसूस हो रहा था। वो कुछ सोचते हुए वहां से अपने कमरे में चली जाती है। कमरे में आकर वो चारों तरफ देखते हैं, फिर कुछ सोचते हुए बालकनी की तरफ जाते हैं। वहां पर जाकर वो अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस लेकर हवाओं को महसूस करने लगते हैं।
ठंडी हवाओं को महसूस करके वो अपनी आंख से धीरे धीरे खोल देती है और सामने का नजारा देखते हैं। नजर अब बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था। वो वहीं बैठकर सामने देखते हुए अपने दोनों हाथ अपने सर पर रखकर, पता नहीं कब तक ऐसे ही मुझे छुपाना पड़ेगा, और माँ का भी पता नहीं है कि वह कैसे है, मुझे एक बार उससे इस बारे में बात करनी है। कहते हुए वो बड़ी उदासी से सामने देखने लगती है, जिससे उसके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी आने लगती है। वही सामने आसमान को देती ही रह जाती है। वहीं दूसरी तरफ चेरी के स्कूल में, चेरी आज जल्दी ही स्कूल में आई थी क्योंकि उसे फुटबॉल टीम की हेल्प करने के लिए बोला गया था। चेरी जैसे ही ग्राउंड में आती है तो उसे बॉयज मिलते हैं, जिन्हें देखकर वो ज्यादा ध्यान न देकर कोच की तरफ चली जाती है। कोच के पास आकर वो मुस्कुराते हुए, मेरा नाम चेरी है, मुझे सर ने यहाँ पर हेल्प करने के लिए भेजा है। चेरी की बात सुनकर कुछ मुस्कुराते हुए, सी मुझे बोला था सर ने, मैंने उनसे बात की थी कि किसी स्टूडेंट को मेरी हेल्प करने के लिए भेजो। तुम तो जानती हो कि 10 दिन के बाद हमारी फुटबॉल मैच है, और इसके लिए मैंने कुछ लिस्ट बनाई है। इस लिस्ट में सभी लड़कों के टाइमिंग का शेड्यूल बनाया गया है, जिस हिसाब से तुम्हें उनकी ट्रेनिंग लेनी है, क्योंकि इतने लड़कों की ट्रेनिंग में अकेले नहीं ले पाऊंगा। इसके लिए तुम्हें उनके पुशअप से लेकर उनकी रनिंग तक के सारी डिटेल मुझे देनी है। मैं इस बार कैप्टन से बात कर ली है, वो तुम्हें आगे की बातें बता देगा। इस पर चेरी अपना सर हिला देती है। तभी वहां पर एक लड़का आता है, जिसे देखकर कोच मुस्कुराते हुए सामने की ओर इशारा करते हुए, इसे मिलो, ये है वैराग्य फुटबॉल टीम का नया कैप्टन। वैराग्य का नाम सुनकर चेरी पीछे देखने लगती है। वह हैरान हो जाती है। उसे देखकर वही वैराग्य अभी उतना ही हैरान होता है जितना चेरी हैरान हो गई थी। वहीं उन दोनों के चेहरे को देखकर कोच मुस्कुराते हुए, लगता है तुम दोनों दूसरे को जानते हो। वैराग्य और चेरी एक साथ जवाब देते हैं, जैसे कि वैराग्य हाँ और चेरी ना। वहीं उन दोनों के जवाब को सुनकर कुछ मुस्कुराने लगता है। वो उन दोनों की तरफ देखकर, लगता है तुम दोनों के बीच झगड़ा शुरू है। वक्त रहते हैं झगड़ा खत्म करना चाहिए। हम भी तुम्हारी उम्र में थे तो हमारे भी झगड़ा बहुत होते थे, अभी फिलहाल तुम्हें चलता हूँ। वैराग्य की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए, यह वही लड़की है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बात किया था। अब तुम जानते हो इसे, तो इसे सब कुछ बता दो, तब तक मैं बाकी स्टूडेंट के वर्कआउट चेक करके आता हूँ। कहते हुए उन दोनों की तरफ देखकर चलाया जाता है। तो वही कोच की बात सुनकर चेरी जल्दी से उनकी तरफ बढ़ने लगती है, तो वैराग्य उसका हाथ पकड़ लेता है। तो चेरी अपनी आंखें छोटी छोटी करके, मेरा हाथ छोड़ो, कोच को कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, मुझे उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग सही करनी है। कोच की मिसअंडरस्टैंडिंग तुम बाद में क्लियर कर सकती हो, अब जो मैं बता रहा हूं वो सुनो, क्योंकि मुझे प्रैक्टिस के लिए जाना है, मेरे पास तुम्हारी तरह वक्त तो है नहीं। कहते कहते वो उसकी तरफ देखने लगता है, तो चेरी उसे अपना हाथ छुड़ाने हुए, अच्छा जी, आपके पास तो वक्त कहाँ होगा, पूरा दिन ग्राउंड पर रहते हो, पढ़ाई तो होती नहीं है, और फिर आ जाते हो मेरे पास में सीखने बैठी हूँ। आपके पास थोड़ी वक्त है, मेरे पास पूरी दिन वक्त रहता है। मैं क्या करती हूँ, पढ़ाई तो ऐसे ही हो जाती है, और यहाँ पर आकर मैं ऐसे ही बैठे रहती हूँ, कुछ तो लॉजिक वाली बात करो। कहते हुए वो उसे अपना हाथ दूर करते हुए अपने दोनों हाथ फोल्ड किए, बड़ी मासूमियत बड़ी मुस्कुराहट लिए, पर मैं तुम्हें क्यों बता रही हूँ, तुम तो कभी लॉजिक वाली बातें करते हो, तुम तो महान इंसान हो ना, तुम्हारे पास कहाँ इतना लॉजिक खर्च करने के लिए दिमाग होगा। कहते हुए वह अपना सर हिला देती है। वह दोनों ऐसे झगड़े थे, दोनों भाई बहन हो, उन दोनों को ऐसे झगड़ते हुए देखकर प्रियांश और पीयूष वह दोनों ही वहां पर आ जाते हैं। वो दोनों ही उन दोनों को झगड़ते हुए देखकर उनके बीच खड़े होकर, तुम दोनों ऐसे झगड़ क्यों रहे हो, सारे स्टूडेंट तुम दोनों को ही देख रहे हैं। ये सुनते ही चेरी उन दोनों के ऊपर भड़कते हुए, तुम दोनों अपनी कम दिमाग पैदल दोस्त से इस बारे में बात करो ना, बिना वजह मुझसे बहस करने का कोई ना कोई बहाना ढूंढता है। पहले तो स्टडी में खुद कमजोर है, और मुझे कहता है कि मेरे पास टाइम इतना है कि जैसे मैं तो ऐसे बैठी हूं ना फ्री, और इसके पास इतना टाइम नहीं है कि जैसे बड़े बड़े बिजनेसमैन इसके सामने फेल है। अपने दोस्त की ऐसी मुंह पर ही बेइज्जती करते हुए देखकर वो दोनों ही हैरान हो चुके थे। वो चेहरे को ऐसे देख रहे थे कि वो दुनिया का 8वां अजूबा हो। मतलब जिसने कभी अपने आप की नहीं सुनी थी वो आज चेरी की सुन रहा था। वह दोनों ही हैरानी से वैराग्य की तरफ देखते हैं, जो अपनी आंखें छोटे छोटे करके चेरी को ही देख रहा था, पर उसने एक भी शब्द उसे नहीं कहा था। ये देखकर वो दोनों के ऊपर जैसे झटके पर झटका लग रहे थे, क्योंकि अगर चेरी की जगह कोई और होता है या वह दोनों भी होते तो शायद वैराग्य अब तक उन दोनों को छोड़ना बिल्कुल भी नहीं।
वही वैराग्य कैसे शांत देखकर पीयूष प्रियांश के कंधे पर हाथ रखकर उसे एक साइड करते हुए, आखिरी हमारा ही दोस्त है ना, इतना शांत क्यों दिख रहा है? कहते हुए वो बड़ी मासूमियत से प्रियांशु को देखने लगता है, तो प्रियांश अपना सर हिलाते हुए, बाबू भैया लड़की का चक्कर है लड़की का, अब क्या करें, हमारा दोस्तों गया हमारे हाथ से, अब कहाँ वो पुराना वाला वैराग्य है, ये तो नया है जो लड़की उनकी चक्कर में खुद को। कहते कहते वो हाथों से ही इशारा कर देता है और उसके इशारे को देखकर पीयूष अपने सर पर हाथ मार देता हूं। वहीं उन दोनों की खुसुर पुसुर को सुनकर चेरी उन दोनों की तरफ देखकर अपनी आंखें छोटे छोटे करके, तुम दोनों क्या खुसुर पुसुर कर रहे हो? ये सुनकर वो दोनों अपनी जगह पर खड़े होकर अपना सर नामे देते हैं, तो चेरी उन दोनों को शक भरी निगाहों से देखने लगते हैं। वही वैराग्य एक गहरी सांस लेकर उसकी तरफ देखकर, अगर तुम्हारा हो गया है तो, अपने पॉकेट से एक लिस्ट निकलते हुए, ये लिस्ट बना रखे हैं, मैं इसे अच्छे से पढ़ लो, और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे पास मत आना, तुम तो इंटेलिजेंट हो, तुम अपने दिमाग से कर सकती हो सब कुछ। मैं जा रहा हूँ ट्रेनिंग के लिए, और सुनो मुझे दोपहर को जूस पीना पसंद है, वो कैंटीन से ले आना। कहते हुए वो वहां से जाने लगता है तो चेरी चिल्लाते हुए, मैं क्या तुम्हें तुम्हारी नौकर दिखती हूँ? खुद की चीज खुद के हाथों से लो, मैं तो कुछ देने नहीं वाली हूँ। वैराग्य ग्राउंड की तरफ बढ़ते हुए, ये हेल्पर बनने से पहले सोचना चाहिए था, तुम्हें टाइम तो टाइम हम सभी को चीज लाकर देनी होगी जो हमें चाहिए मिस हेल्पर। कहते हुए वो अपना हाथ हवा में फिरकर वहां से फुटबॉल की ट्रेनिंग करने के लिए चला जाता है। वही उसको जाते हुए देखकर सांस लेते हैं और उन दोनों की तरफ देती है, तो वह दोनों वहां से फटाफट निकलने लगते हैं। जिस चेहरे अपना सर उदासी से मिला देती है, और जैसे ही वो लिस्ट ओपन करती है, तो वह लिस्ट उसके हाथों से लेकर उसके पैरों तक जा रही थी। इतनी लंबी लिस्ट को देखकर लगभग चेरी गिरने ही वाली थी। वो अपने सर पर हाथ रखकर वही ग्राउंड पर बैठते हुए उदासी भरी आवाज में, क्यों मैंने इसके लिए हाँ कहा? आखिर ये सब है क्या, और केले बिल्कुल भी नहीं? कहते कहते हुए लिस्ट पढ़ने लगती है और वैसे वैसे उसके चेहरे पर उदासी आने लगती है। उसका चेहरा लगभग कैसा हो चुका था कि वह किसी भी पल रो सकती है। वही ग्राउंड पर खेल रहा फुटबॉल से ज्यादा मजा आ रहा था। वही वो दोनों जब ग्राउंड पर आते हैं और वैराग्य को ऐसे मुस्कुराते हुए देखते हैं, तो उन्हें कुछ सही नहीं लगता है। वो वैराग्य के पास आते हुए, क्या बात है भाई, आजकल तू मुस्कुराए बहुत ज्यादा रहा है, क्या हुआ है, ऐसे क्यों बिना वजह मुस्कुरा रहा है? वैराग्य उन दोनों की बात को सुनकर जल्दी से अपनी मुस्कुराहट को छुपाते हुए, कुछ नहीं, बस ऐसे ही, तुम दोनों जल्दी से 100 क्वेश्चन स्टार्ट कर दो, तब तक मैं बाकी के स्टूडेंट का देखकर आता हूं, अगर 100 में से एक भी मुझे कम मिला। कहते हुए वो उन्हें आंखें दिखाकर वहां से चला जाता है। वही उसकी बात को सुनकर वो दोनों ही हैरानी से उसे देखने लगते हैं। उन दोनों को ही समझ नहीं आता है क्या अभी अभी क्या हुआ। वो दोनों तो अच्छे से बात कर रहे थे, इसने तो इन दोनों को ही पनिशमेंट दे दी, अब दोनों क्या कर सकते थे। उसकी बात सुनने के अलावा वह दोनों अपना सर हिलाकर उदासी भरे चेहरे के साथ पुश अप स्टार्ट कर देते हैं। वही चेरी सुबह से लेकर दोपहर तक सारे स्टूडेंट के मेनू को पूरा करते करते उसकी हालत खराब हो जाती है। जब शाम के 5 बजे जाते हैं तो वह प्ले ग्राउंड पर अपना सर रखकर अपनी आंखें बंद करके गहरी गहरी सांस लेने लगती है। इस समय उसके हालात बहुत ज्यादा खराब हो चुके थे, वो पूरी तरह से कमजोर हो चुकी थी। वही चेरी सुबह से लेकर दोपहर तक सारे स्टूडेंट के मेनू को पूरा करते करते उसकी हालत खराब हो जाती है। जब शाम के 5 बजे जाते हैं तो वह प्ले ग्राउंड पर अपना सर रखकर अपनी आंखें बंद करके गहरी गहरी सांस लेने लगती है। इस समय उसके हालात बहुत ज्यादा खराब हो चुके थे, वो पूरी तरह से कमजोर हो चुकी थी। तभी उसके साइड में कोई ठंडे की बोतल रख देता है। जिस चेरी अपनी आंखें खोलकर ऊपर की ओर देखते हैं, क्योंकि उसकी आंखों के ऊपर किसी की परछाई आ रही थी, जिससे उसकी आंखें बड़ी बड़ी और मुंह खुला का खुला रह जाता है। वो हैरानी के साथ सामने देखकर जल्दी से अपनी जगह पर खड़ी होकर अपनी आंखें बड़ी बड़ी करते हुए, और यहाँ पर पता है अगर किसी ने देख लिया तो कॉलेज के हेडलाइन में हम दोनों आ जाएंगे। क्यों मेरी अच्छी खासी जिंदगी की तुम धज्जियां उड़ा रहे हो यहाँ पर, ये तो बताओ। कहते कहते वो सामने जो प्रिंस था, जो उसे शांति से देख रहा था, उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, वो सिर्फ उसे देख रहा था, उसकी बातें सुन रहा था। वो देखना चाहता था कि चेरी उसके आने से क्या रिएक्ट करती है। वो चेरी का हाथ पकड़कर उसे नीचे बैठा देता है। चेरी भी बैठ जाती है और चेहरे के गोद में अपने सर को रखे उसके चेहरे को देखते हुए, क्यों मैं नहीं आ सकता? मैंने कितनी बार कहा था कि मुझे उसे अंश से तुम्हारा कोई रिलेशन नहीं चाहिए, तो फिर तुम उसके साथ सुबह स्कूल कैसे आ सकती हो?
तुम्हें मुझे उठाना चाहिए था। मैं आ जाता तुम्हें छोड़ने के लिए। मैंने ना तो बिल्कुल नहीं कहा है बर्ड। दैट्स नॉट राइट। ये सुनकर चेहरे को समझ आता है कि प्रिंस गुस्से में है और कहीं ना कहीं है। वो उसकी तरफ देखकर अपने शांत आवाज में, क्योंकि तुम रात में तक के आए थे इसलिए मैंने सोचा कि डोरेमोन इतना ही कह पाए थे कि प्रिंस उसे ठंडी आंखों से देखने लगता है, तो वह जल्दी से अपना सरनामे हिलाकर बड़ी मासूमियत बड़ी आवाज में उसे देखकर बोलने लगती है। अंश को बोल दो, वैसे भी वो सुबह जल्दी ही उठ चुका था और मैं अकेले ही जाने वाली पर अंश आ गया, तो मैंने सोचा मैं उसके साथ ही चली जाऊं। वैसे भी उसके साथ आने में क्या प्रॉब्लम है? तुम ऐसे रिएक्ट कर रहे हो जैसे मैंने तुम्हें कोई धोखा दिया है, किसी लड़की के साथ में भाग गई हूं। कहते कहते वो अपनी आंखें छोटे छोटे करके उसे देखने लगती है, तो प्रिंस वैसे ही उसके चेहरे को देखकर उसके गालों पर अपने 2 उंगलियां ले जाकर उसे सहलाते हुए, तुम किसी और लड़के के साथ हो, यह इससे भी बढ़कर है। बात मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई भी मेरी चीज पर अपनी नजर डाली या उसके पास भी आए, और खास करके वो शख्स जो तुम्हारे बेहद नजदीक है। कहते कहते वो उसकी आंखों में देखने लगता है, तो चेहरे गहरी सांस लेकर अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके, नो नेवर डोंट बी एक्ट लाइक पोजेसिव बॉय टॉक्सिक पर्सन, मुझे ऐसा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं अपनी लाइफ जीना बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। तुम ऐसे बिहेवियर मत करो जैसे मुझे घुटन जैसा महसूस होने लगे। और वैसे भी अभी तक हमारी उम्र ही क्या है, तुम ऐसे क्यों बिहेवियर कर रहे हो? कभी तुम्हारी जिंदगी में कोई आ जाएगी, क्या पता तुम मुझसे थक जाओगे या तुम्हें मेरी से भी बेहतर कोई मिल जाएगी, तो क्यों नहीं जैसी मासूम सी बच्ची पर अभी से ऐसे रिस्ट्रिक्शन लग रहे हो? कहते हुए वह अपने दोनों हाथ अपने दोनों गालों पर रख देती है और फिर कुछ सोचकर चारों तरफ देखते हुए, अब मेरी गोद से अपना सर उठाओगे? अगर किसी ने देख लिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तुम जानते नहीं हो स्कूल मेरा कैसा है। अगर किसी लड़के के साथ मैंने बात भी कर ली ना, तो ये लोग ना इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा कर देते हैं कि तुम सुन भी नहीं सकते। सब लोग मुझे ऐसी नजरों से देखते हैं जैसे मैंने कुछ गुनाह कर दिया। तो भगवान के लिए मुझे अकेला छोड़ दो, क्यों मेरी स्कूल लाइफ को तुम धज्जियां उड़ा रहे हो? कहते कहते वो अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके उसे देखने लगती है। वही उसकी बात को सुनकर प्रिंस कुछ सोचते हुए अपने सर को वैसे ही उसकी गोद में रखकर अपने एक हाथ को उसके सर के पीछे करके उसकी आंखों में देखते हुए, अगर मैंने कुछ कर दिया तो सारे स्कूल को पता चलेगा कि तुम सिंगल नहीं हो। तो सही कहा ना बर्ड, फिर तुम्हारे पास कोई लड़का भी नहीं आएगा। शायरी उसके अजीब सी बात सुनकर अपना कर ना समझ में हिला देती है, तो प्रिंस बिना देर किए उसके सर को अपनी तरफ खींचकर उसके होठों पर अपने होंठ रख देता है, जिससे चेरी के बाल पूरी तरह से प्रिंस के चेहरे पर आ जाते हैं और उन दोनों की बालों की वजह से ढक जाती है। चेरी तो अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके प्रिंस को देती है, जिसने अपनी आंखें बंद कर ली थी। उसका पूरा चेहरा हैरानी से बढ़ जाता है, उसकी दिल की धड़कनें बढ़ने लगती है। वो प्रिंस को रोकने के लिए जैसे ही अपने हाथ बढ़ाने वाली थी, प्रिंस के हाथों को अपने एक हाथ से पकड़ लेता है, जिसे ना चाहते हुए भी चेरी को उसके किस में इन्वॉल्व होना पड़ता है। वो अपनी आंखें बंद कर लेती है और प्रिंस को जो करना है वो उसे करने दे रही थी। प्रिंस चेरी के लिप को सक और लिक करने लगता है, जिससे चेहरे को बहुत ही ज्यादा अच्छा महसूस हो रहा था। उसे पता नहीं क्यों ये सब एक अलग ही दुनिया में ले जा रहा था। उसके हाथ कब प्रिंस के सीने पर चले जाते हैं यह उसे खुद भी नहीं पता चलता। वह तो उन्हें एक दूसरे को किस करने में इतना खो जाते हैं कि वह लोग ध्यान ही नहीं देते कि कोई है जो दूर खड़ा उन दोनों को देख रहा है और जिसकी आंखें पूरी तरह से छोटी हो जाती है। वही प्रिंस जब ये देखा है चेरी को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो वो चेरी को छोड़ देता है और उसकी गोद से खड़ा होकर उसके लिप्स को अपने अंगूठी से सहलाकर उसकी आंखों में देखकर एक आंख मार के बड़ी सी मुस्कुराहट लिए, मैं बाहर इंतजार कर रहा हूं, आ जाना बर्ड। कहते हुए वह तो चला जाता है, तो चेरी हैरानी से अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके उसे जाते हुए देख रही थी। वही सामने जो 3 शख्स थे, उन्होंने प्रिंस का चेहरा नहीं देखा था, पर उन्हें इतना समझ आ चुका था कि क्या हो रहा है वहां पर। वही चेरी बस अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके नींद खुल करके प्रिंस को जाते हुए देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी अभी उसके साथ हुआ क्या है। वो फटाफट से अपनी जगह से खड़ी होकर बिना देर किए वहां से भागते हुए वॉशरूम की तरफ बढ़ने लगती है। वही प्रियांश और पीयूष दोनों ही वैराग्य की तरफ देख रहे थे, जो बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ ये सब देख रहा था। वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं, फिर वैराग्य के कंधे पर अपना एक एक हाथ रखकर पीयूष कहना शुरू कर देता है, भाई देखा उसका पहले ही एक बॉयफ्रेंड है, तो किस होना जाहिर सी बात है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि यह ग्राउंड में भी कर लेगी, पर कोई नहीं, अब हम क्या ही कर सकते हैं।
तेरे लिए मैं नई ढूंढ लूंगा, चाहे तुम मेरी बंदी को अपनी बंदी बना दे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर तू उदास बिल्कुल मत हो। कहते कहते वो उसकी तरफ देखने लगता है, तो प्रियांश हैरानी के साथ माना तो उसे दोस्त मानता है, भाई मानता है, पर भाभी को ही तो सैक्रिफिस कर रहा है। मानना पड़ेगा भाई, अगर तू कर रहा है तो मैं क्यों पीछे हटो, मेरी भी बंदी को अपनी बंदी बना सकता है। हम दोनों की बेवकूफ़ी बड़ी बातों को सुनकर वैराग्य उन दोनों को अपनी ठंडी आंखों से देखने लगता है, जिससे वो दोनों एक दूसरे को देखकर जल्दी से अपनी नज़र दूसरी तरफ कर लेते हैं। तो वहीं वैराग्य उन दोनों की तरफ देखकर, अगर तुम दोनों का हो गया हो तो जो काम दिया है वो करो, मैं तब तक एक कॉल करके आता हूं। कहते हुए वैराग्य वहां से चला जाता है। वही वैराग्य को जाते हुए देखकर दोनों एक दूसरे को देखते हैं, फिर अपना सर हिला देते हैं। अपने सपोर्ट ट्राउजर में से अपना फोन निकालकर किसी को कॉल कर देता है। सामने से कॉल अटेंड होता है, तो वहीं वैराग्य ठंडी आवाज में, तुम्हें मैंने कहा तो उसकी इंफॉर्मेशन निकली। वैराग्य की बात को सुनकर सामने वाला अपनी शांत आवाज में, बॉस आपने जो कहा था उसके इन्फॉर्मेशन तो मैं निकली है, पर पूरी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए मुझे शाम का वक्त चाहिए, शाम तक आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इस पर वैराग्य कुछ नहीं कहता, वो कॉल कट करके अपने हाथों की मुठिया बना लेता है। वो एक गहरी सांस लेकर वहां से वो गुस्से में चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ राणा इंटरप्राइजेज में सत्या अपने मोबाइल में कुछ कर रहा था, तभी वहां पर आ जाता है गिरीश। गिरीश अपनी शांत आवाज में अपना सर झुकाकर, अपने जैसा कहा था वैसे मैंने कर दिया है, पर संजय राणा उसे रंधावा की पार्टी में जाने के लिए पूरी तैयारी कर चुका है, हमें क्या करना है। सत्या वैसे ही अपने मोबाइल में देखते हुए अपनी होठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट लिए। संजय राणा पता था मुझे वही करेगा। एक काम करो, राणा इंटरप्राइजेज के जो प्रोडक्शन संजय राणा से ट्रांसफर होने वाले थे, वो प्रोडक्शन में कुछ ऐसा फॉल्ट निकालो जिससे संजय राणा पार्टी में तो जाना दूर की बात है, 3 दिन तक मुझे घर नहीं देखना चाहिए। वह और उसकी हालत ऐसी होनी चाहिए कि उसे खाना तक नसीब नहीं होना चाहिए, नहीं तो। कहते कहते वो उसे अपनी ठंडी आंखों से देखने लगता है। उसे पर बात को समझकर गिरीश अपना सर हिला देता है। वो कुछ सोचते हुए सत्य के सामने कुछ डॉक्यूमेंट्स आगे करके, ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमें मिले हैं, इसमें सारी डिटेल है, पर अभी तक उसे शख्स की डिटेल नहीं मिली है जिसके लिए हम तलाश कर रहे हैं। ऐसा लग रहा जैसे रंधावा के बड़े बेटे ने खुद को कहीं छुपा लिया। संजय राणा पता था मुझे वही करेगा। एक काम करो, राणा इंटरप्राइजेज के जो प्रोडक्शन संजय राणा से ट्रांसफर होने वाले थे, वो प्रोडक्शन में कुछ ऐसा फॉल्ट निकालो जिससे संजय राणा पार्टी में तो जाना दूर की बात है, 3 दिन तक मुझे घर नहीं देखना चाहिए। वह और उसकी हालत ऐसी होनी चाहिए कि उसे खाना तक नसीब नहीं होना चाहिए, नहीं तो। कहते कहते वो उसे अपनी ठंडी आंखों से देखने लगता है। उसे पर बात को समझकर गिरीश अपना सर हिला देता है। वो कुछ सोचते हुए सत्य के सामने कुछ डॉक्यूमेंट्स आगे करके, ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमें मिले हैं, इसमें सारी डिटेल है, पर अभी तक उसे शख्स की डिटेल नहीं मिली है जिसके लिए हम तलाश कर रहे हैं। ऐसा लग रहा जैसे रंधावा के बड़े बेटे ने खुद को कहीं छुपा लिया। कहते कहते गिरीश शांत हो जाता है। गिरीश की बात पर सत्या उसे डॉक्यूमेंट को देखने लगता है। उसे डॉक्यूमेंट को देखते हुए वो अपनी गहरी आवाज में, मुझे लगा ही था ये दोनों जिंदगी होंगे, आखिर यह मर भी कैसे सकते हैं, इनकी और डिटेल निकालो, कुछ पता चले उनके बारे में। और एक बात अच्छे से याद रखना, किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि हम उनकी डिटेल निकाल रहे हैं, और तुम्हें जो मैंने कल काम दिया था वो पूरा हो गया। इस पर गिरीश अपना सर हिलाकर उसके सामने एक फुटेज ऑन कर देता है, जिसे देखकर सत्या के होठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ जाती है। वो अपनी एक आईब्रो पर करके, इम्प्रेसिव, सोचा नहीं था ये भी टैलेंट है। कहते हुए गिरीश की तरफ देखकर, और जिस लड़के की तुमने बात की थी वो मिल गए, वो कब तक ज्वाइन करने वाला है, एक तारीख आने वाली है, एक तारीख के पहले ही उसे ज्वाइन करने के लिए भेजो। ये सुनकर गिरीश अपना सर हिला देता है और वहां से चला जाता है। उसके जाते ही सत्या अपने मोबाइल को देखने लगता है। वो कुछ फोटोज को चेक करने के बाद मोबाइल को साइड में रख देता है और एक गहरी सांस लेकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। फिर कुछ सोचते हुए अपनी जगह से खड़ा होकर होठों के बीचों बीच सिगरेट को रख देता है और उसके कैश लेने लगता है। वहीं दूसरी तरफ कियारा तैयार होकर कॉलेज के लिए निकल चुकी थी। वो जब कॉलेज के गेट पर आती है तो उसे पीहू मिलती है, जिसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। वो उसके पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखकर, मैडम आप बताओ कि कल रात गई तो गई कहाँ पर थी, कहते हुए वो अपनी आंखें छोटी छोटी करके मुंह बनाते हुए
कहीं ऐसा तो नहीं ना कि तुम अपने बॉयफ्रेंड से छुपाकर मिलने गई थी? अगर ऐसा है तो बताओ वह कौन है? कहते हुए अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट लिए उसे देखने लगती है। वही उसकी बात को सुनकर कियारा पूरी तरह से हैरान हो जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या बताए। अब उसके पास तो कुछ सोच रहा ही नहीं, तो इसकी वजह से वह अपने चेहरे पर एक झूठी मुस्कुराहट लिए। वो क्या है ना, वो कल मुझे अचानक मिलने आ गया तो हम दोनों चले गए। कहते हुए रुक जाती है और वही उसकी बात को सुनकर पीहू अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके, मतलब वो कल आया था और तुमने मुझे मिलाया भी नहीं? कितनी बुरी दोस्त हो तुम। एक बार तो तुम्हें मिलना चाहिए था कि नहीं, और बताना चाहिए था ना, वह भी तुमने नहीं किया। वैसे वो करता क्या है और हमारे कॉलेज का है? अगर हमारे कॉलेज का होता तो शायद तुम्हारे साथ प्रिंस राणा ना होकर वो होता। कहते हुए मुस्कुरा कर अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके उसे देखने लगती है। वही उसकी बात को सुनकर कियारा कुछ सोचते हुए बड़ी मासूमियत से, मुझे पता है मुझे तुम्हें उससे मिलवाना चाहिए था, पर क्या कर सकती हूँ। वो थोड़ा शर्मीला किस्म का इंसान है, वो किसी से मिलने नहीं है। और अगर मैंने उससे कहा ना कि मैं तुम्हें किसी से मिलवा देता हूँ, तो वो शर्मा जाता है। इसी वजह से मैं तुम्हें नहीं उससे मिलवाया है। जब वह मुझे कहेगा ना तब मुझे तुमसे मिलवा दूंगी। कहते कहते वो मुस्कुराने लगती है। वही उसकी बात को सुनकर पीहू अपना कर हिलाते हुए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ सकती हूँ। कोई कोई लड़के रहते हैं शर्मीले, पर चलो तुम्हें तो कोई मिला। मुझे तो लगा था तुम्हें एक हैंडसम टॉल चार्मिंग पर्सनालिटी वाले होगा, पर तुम्हारा वाला तो शर्मिला निकला। चलो कोई नहीं, उससे भी मिल लूंगी। वैसे दिखने में कैसा है? पीहू की बात पर कियारा एक पल के लिए तो अपनी जगह पर स्टैचू की तरह खड़ी हो जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो पीहू को क्या बताएं। वो कुछ सोचते हुए बड़ी मासूमियत से, वो दिखने में बहुत ज्यादा हैंडसम है, तुम जब उससे मिलोगे ना तब तुम्हें खुद ही पता चलेगा। कहते कहते वो अपने मन में, और मुझे छोड़ोगे तो बिल्कुल भी नहीं, और सबसे बड़ी बात कहीं तुम शौक के मारे बेहोश ना हो उसे वक्त। इस पर पीहू अपना सर हिला देती है और वो कियारा के साथ जाने लगती है, इस बात से अनजान कि उन दोनों की बातें कोई सुन रहा है। वही पीछे खड़ा चित्रांश कियारा की हर एक बात को सुन रहा था। उसके चेहरे पर पूरी तरह से ठंडा बनाया जाता है। वो अपने दोनों हाथ पहन के पॉकेट में डाले कियारा खो जाते हुए देखा है। फिर कुछ सोचकर किसी को कॉल लगा लेता है। किसी से दो शब्द बात करने के बाद वो कॉल को कट करके कियारा के पीछे पीछे जाने लगता है। वो कियारा के पीछे पीछे जाते हुए क्लासरूम में चला जाता है और अपनी बेंच पर जाकर बैठ जाता है। वही कियारा तो पीहू से बात कर रही थी। तभी उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है। अनजाने में ही सही उसकी नज़र पीछे चली जाती है। वो जब पीछे देखी है तो उसकी दिल की धड़कन है बढ़ने लगते हैं। उसे बहुत ही ज्यादा नेगेटिव फील हो रहा था। वो चित्रांश की आंखों में देखते हैं। उसकी आंखें इतनी ज्यादा डरावनी लग रही थी कि वो जल्दी से अपनी नजरें दूसरी तरफ फेर लेती है, जिससे चित्रांश के हाथों की मुठ्ठियां बन जाती है और वह वैसे ही अपने कानों में ईयरफोन्स डाले कियारा को देखने लगता है। टीचर आ जाते हैं और वो पढ़ना शुरू कर देते हैं। तब भी चित्रांश ने अपनी नज़र कियारा से नहीं हटाई थी और यह कियारा साफ साफ महसूस कर सकती थी। वो उसकी प्रेजेंस को पूरी तरह से इग्नोर करने के लिए अपनी नज़रें नीचे कर रही थी, तो कभी सर की तरफ। उसे पता नहीं क्यों ये सब बहुत ही ज्यादा घुटन पैदा कर रहा था। चित्रांश की नज़र ऐसी थी जैसे वो उसे नज़रों से ही अपनी कैद में कर रहा था और यह कियारा को बहुत ही ज्यादा अजीब महसूस करवा रहा था। जब लेक्चर खत्म हो जाता है तो कियारा बिना देर किए क्लासरूम से बाहर जाती है। चित्रांश भी उसके पीछे पीछे आने लगता है। वो क्लासरूम से बाहर आकर दोनों तरफ देखा है, तब तक कियारा गायब हो चुकी थी। चित्रांश वहां से जाने लगता है। चित्रांश के जाते ही कियारा एक पिलर से बाहर आ जाती है और गहरी सांस लेकर अपने सीने पर हाथ रख देती है। वो उसे जाते हुए देखकर खुद से ही, अब मुझे कुछ भी करके इसे दूर रहना होगा। कितना अजीब है, आज तो ऐसा लग रहा था जैसे आंखों से ही मुझे मार डालेगा। कितना ज्यादा गुस्से में देख रहा था मुझे। है भगवान, पता नहीं मैं कहाँ फंस गई हूँ। एक पागल कम है जो दूसरे पागल को मेरे नसीब में डाल दिया। आखिर क्यों मेरे नसीब में ये सब लिखा हुआ है? एक है मेरा डेविल जो ऐसे देखा है और उसकी बातें इतनी अजीब होती हैं, और दूसरा है कि सिर्फ देखता ही रह जाता है जिसे देखकर मैं पागल हो जाऊंगी डर के मारे। कहते कहते हुए गहरी सांस लेती है और फिर वहां से चली जाती है। वो जब कॉलेज के गेट के बाहर आती है तो उसे एक ब्लैक कलर रेंज रोवर दिखती है। वो पहले चारों तरफ देखते हैं और फिर वो उसे तरफ बढ़ने लगते हैं, क्योंकि वो कार के नंबर प्लेट को देख रही थी और उसे पता था यह नंबर प्लेट किसकी है। दरअसल जो भी सत्या की कार होती है उसे नंबर प्लेट पर स्पेशली एसआर लिखा होता है।
जिसे देखकर कोई भी समझ जाता है कि यह कार किसकी है और इसी वजह से कियारा को समझने में ज्यादा देर नहीं लगती है, वो जल्दी से उसके अंदर बैठ जाती है। इस बात से अनजान की चित्रांश वहीं खड़ा उसे बैठते हुए देख रहा था। उसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे, वो बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ कियारा देख रहा था। वो जब अंदर बैठी है तो एक गहरी सांस लेती है। वो इतनी गहरी सांस ले रही थी कि तभी उसके सामने कोई पानी की बोतल आगे कर देता है, जिससे कियारा अपनी नज़र साइड में करती है तो सत्या उसे ही देख रहा था, जिसे देखकर वो अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके, आप यहां पर, मुझे लगा कि आप आने नहीं वाले हो। सत्या कियारा का सवाल सुनकर उसके बालों पर अपने हाथों को ले जाते हुए, क्यों, मैं क्यों नहीं आ सकता प्रिंसेस? वैसे जान सकता हूं कि तुम इतनी परेशान क्यों हो, क्या कुछ ऐसा है जो तुम्हें मुझे बताना ना चाहिए? कहते कहते वो शांत हो जाता है तो वही कियारा पहले कुछ सोचती है, फिर उसकी तरफ देखकर अपनी नीली आंखें बड़ी बड़ी करके, बस कुछ वक्त, अगर यह प्रॉब्लम मुझे सॉल्व हो गई तो मैं कर दूंगी, नहीं तो मैं आपको पक्का बता दूंगी, फिलहाल तो कुछ ऐसा है नहीं। कहते कहते वो शांत हो जाती है। वही उसकी बात को सुनकर सत्या बस अपना सर हिला देता है और कियारा मुस्कुरा देती है। वो दोनों कुछ वक्त में ही वहां से चले जाते हैं, कियारा सत्य को देखकर कुछ सोचते हुए। आप तो इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, तो आपके पास टाइम होता है मुझे लाने के लिए, क्योंकि आपके पास बहुत सारा काम होगा ना और मुझे लाने में। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।